अगर मन में कभी ये ख्याल आया कि आ बैल मुझे मार, इस मुहावरे को एग्जैक्टली कैसे जिया जाए, तो डेफिनेटली गाड़ी को हमेशा लोन पर ही खरीदो। क्योंकि अगर तुम लोन पर गाड़ी नहीं खरीदोगे, अगर तुम ईएमआई नहीं चुकाओगे, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि जो लोन फ्री जिंदगी तुम अब तक जी रहे थे वो कितना अनमोल था, वो कितना इज्जतदार था। लोन लोगे तभी तो पता चलेगा। मैं पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब पर एक वीडियोस देख रहा हूँ, जहां पर एक व्यक्ति कहता है कि तुम लोन लो, लोन पर गाड़ी लो। एक्चुअली तुम अपना जो तुम्हारा पैसा है, जो तुम गाड़ी लेने के लिए बचा कर रखे हो, वो पैसा तुम फिक्स डिपॉजिट पर डाल दो। फिर जब तुम फिक्स डिपॉजिट पर डालोगे, उसके बाद वो पैसे इतने सालों में, 5 साल के लिए अगर तुम लोन ले रहे हो, तो 5 साल बाद फिक्स डिपॉजिट में मान लो कि तुमने 5 लाख रखा है, तो अब ये बन गया है 7 लाख रुपए या 8 लाख रुपए। और यहाँ पर ये जो 5 लाख रुपए था, तुमने इसी का लोन ले लिया। और ये जो लोन है, ये तो तुम दोगे, जिसे एक्चुअली बैलेंस रिड्यूस्ड लोन कहा जाता है या फिर रिसेटेड लोन कहा जाता है, जहां पर तुम 9% के हिसाब से मान लो, या फिर मान लो कि 10% के हिसाब से लोन चुका रहे हो। फिर तुम हर साल 50,000 यहाँ पर तुमने घटाया, तो अगले साल ये जो लोन का अमाउंट था ये बन के हो गया 4.5 लाख। फिर तुमने वापस से 10% के हिसाब से 45,000 फिर से घटाया, तो तुम एक्चुअली कम कम घटाते जाओगे, बैलेंस रिड्यूस होगा। अब आमतौर पर सुनने पर लगता है कि कितना कूल है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ सच्चाई बताता हूँ इस चीज का। भारत में ज्यादातर लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती, मतलब उन्हें अपने पैसों को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, कहाँ से कितना क्या बनेगा, इनके बारे में जानकारी नहीं होती। टेक्निकल चीजें भी वो ध्यान ध्यान से नहीं समझ पाते। ये जो लोग लोन देते हैं, ये लोन शार्क्स होते हैं। ये लोग इस कानून को मरोड़ कर और इनके फाइनेंशियल इलिटरेसी को ध्यान में रखते हुए जो चाहे वो समझा देते हैं। तुम लोन ले लेते हो, फिर तुम्हें ब्याज देनी पड़ती है। तुम्हें समझ नहीं पा रहा होता कि तुम्हें तो यूट्यूब ने कुछ और ही कहा था। फिर तुम चुका रहे हो ज्यादा। क्यों चुका रहे हो ज्यादा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें ये बैलेंस रिड्यूस्ड वाला फीचर्स नहीं मिलते। वो बेसिकली एक फ्लैट रेट इस्तेमाल करते हैं। फ्लैट रेट का मतलब ये है कि सीधा 9% तुम्हें या 10% चुकाना पड़ेगा। तो 5 लाख का 10% तुम्हें 5 साल तक चुकानी पड़ेगी। सेम रिड्यूस नहीं होगा वो बैलेंस। टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर स्पेसिफिकली लिखा ना हो, अगर तुमने कंफर्म नहीं किया, तो वो जो लोन एजेंट है जो तुम्हारे लिए फाइनेंस कर रहा है गाड़ी को, वो तुम्हें जो भी समझाएगा तुम समझोगे, क्योंकि तुमने तो ध्यान से पढ़ा नहीं है कागजों को। उसके बाद जब तुमने एक बार फाइनेंस हो गया, तुमने गाड़ी को तुमने ले लिया, उसके बाद तुम्हें एहसास होगा कि पिछले 2 साल से मैं भर ही रहा हूँ, पैसे ही भर रहा हूँ, और ये रकम खत्म ही नहीं हो रहा है। तब तुम उसे चेक करोगे और तुम्हें एहसास होगा कि जो 5 लाख का गाड़ी था, उस पर तुमने 8 लाख का लोन चुकाया है। मतलब 3 लाख तुमने गाड़ी के ऊपर लोन दिया है, इंटरेस्ट दिया है। 5 लाख की गाड़ी में 3 लाख का इंटरेस्ट दिया है तुमने, और तुम्हें 5 लाख का एक गाड़ी मिला, जबकि तुमने पे किया 8 लाख रुपए। और क्योंकि ये 5 साल तक तुम पे कर रहे हो, तो तुम्हें भनक तक भी नहीं लगने वाला, क्योंकि तुम छोटे छोटे अमाउंट पे कर रहे हो। बट जब कैलकुलेशन करोगे तब एहसास होगा कि तुम्हें उल्लू बनाया गया है। क्या ये लोग हर किसी को उल्लू बना पाते हैं? नहीं, हर किसी को नहीं बना पाते। उन लोगों को नहीं बना पाते जो इंटरेस्ट पे करने से पहले या फिर लोन लेने से पहले अपने कागजों को ढंग से पढ़ते हैं। एजेंट की बात पर नहीं सुनते, बल्कि कागज में क्या लिखा है उसे ध्यान से पढ़ते, क्योंकि उन्हें पता है जो कागज पर वो दस्तखत करके ये जो लोन ले रहे हैं, वो कागज बेसिकली लोन गिवर्स, यानी जो लोन दे रहा है, जो कर्ज तुम्हें दे रहा है, उसे पावर दे रहा है, लीगल पावर दे रहा है। और लीगल पावर बहुत खतरनाक होता है। इसका मतलब ये है कि अगर उसके पास लीगल पावर है, तो कानून अदालत तुम्हारा कुछ खास मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमने साइन किया है। अदालत कहेगा कि तुम तो पढ़कर इसे साइन कर चुके हो, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। तुम नहीं कह सकते कि मुझे ठगा गया है, मुझे कुछ और समझाया गया था, क्योंकि वो उसने जो तुम्हें अपने जबान से कहा, उसके पास तो उसका कोई सबूत नहीं है। तुम्हारे पास सबूत है क्या? तुम्हारे पास तो सिर्फ वो कागज है, और वो कागज कह रहा है कि हाँ, उसने फ्लैट रेट ही कहा है। उसने कहीं पर भी बैलेंस रिड्यूस रेट नहीं लगाया या रिसेटेड लोन रेट नहीं लगाया है। और यहाँ पर ये जो एफडी का चक्कर है, यहाँ पर तुम्हें एहसास होगा कि दिन के आखिर में तुम्हारे पास ठेंगा बचेगा, क्योंकि ये जो गाड़ी है, मान लो कि एक ऑल्टो K10, अगर तुम आज की तारीख में 5 साल बाद इसे बेचोगे भी, ठीक है,
इस गाड़ी को अगर तुम बेचोगे भी, तो ये जो गाड़ी तुम बेचोगे, इसके तुम्हें कितने मिलेंगे? इसके तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपए मिलेंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा किसी भी कीमत पर नहीं मिलने वाला। तो ये जो तुम्हें 3 लाख मिला, ये आज का नहीं मिला, ये 5 लाख बाद, 5 साल बाद वाले 3 लाख मिले। मतलब 5 साल बाद इन्फ्लेशन या जो महंगाई है वो और बढ़ेगा। तो उस वक्त के 3 लाख की कीमत आज के 3 लाख की जैसा नहीं होगा। तुम ज्यादा पैसे दे रहे हो, तुम बहुत ज्यादा नुकसान सह रहे हो। अंत तक जब तक तुम इस कर्ज को चुकाओगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम गरीब नहीं हो, तुम कंगाल बन चुके हो। तुम गरीब और कंगाल में फर्क पता है क्या है? गरीब के पास इज्जत होती है, कंगाल के पास आत्मसम्मान तक नहीं होता, वो सिर्फ भीख मांगता है। कंगाल के पास 2 वक्त की रोटी कमाने जितनी ताकत भी नहीं होती, इज्जत तो बहुत दूर की बात होती है। गरीब रहना तब भी सही है, कंगाल बनना कभी नहीं। कंगाली भोजन मंदिरों पे करवाया जाता है, क्यों? क्योंकि उनके पास 2 वक्त की रोटी जुटाने की क्षमता नहीं होती। इसीलिए लोन के चक्कर में मत पड़ो। और वो जो कहते हैं ना, जो इतने डाउन पेमेंट करेंगे, या फिर वो जो, एक एक बात हमेशा याद रखो कि इस दुनिया में कोई भी फ्री में कुछ नहीं कर रहा। कोई तुम्हारी चचेरा मैसरा भाई नहीं है जो तुम्हारे लिए वो दिलेर बन जाएगा। लोग अपने सगे भाई तक अपने नहीं होते, तो वो तो तुम्हें जानता तक नहीं है। उसका क्या, तुम उसे देखोगे, उसे पैसे वैसे आएंगे, तुम अपना अपना पैसा, अपना इज्जत सोचो। मेरे यहाँ पर एक एक लोग थे, ठीक है, हम सत्यदा कहते थे उन्हें। उन्होंने एक स्विफ्ट लिया था, वो काफी साल पहले ही पुरानी बात है। स्विफ्ट लिया था, और उन्होंने इस गाड़ी के सारे किस्तें लगभग चुका दिए थे। सिर्फ आई थिंक 3 लास्ट किस्तें बचे थे। वो लोग आए, वो ये चुका नहीं पा रहे थे क्योंकि ये बीमार पड़ गए थे, तो पैसे कमा नहीं पा रहे थे, ठीक है। वो लोग आए, भरी बाजार में सबके सामने बेइज्जत किया, हर बार बेइज्जत किया, कॉलर पकड़ा, गिरबान पर हाथ रखा, उसके बाद गाड़ी लेकर चले गए। सोचो कि तो सभी किस्तें चुक गए थे, सारे प्रिंसिपल्स अमाउंट मिटा दिया गया था, सिर्फ ब्याज के कुछ पैसे बचे थे जो वो बाद में चुका सकते थे। पर नहीं, उन्होंने इस गाड़ी को, क्योंकि क्योंकि पूरा पैसा लोन पे आया था ना, तो प्रिंसिपल चुकाने के बाद भी, मतलब मान लो कि तुमने ये 5 लाख चुका दिया था, उसके बाद भी क्योंकि ये 3 लाख तुमने अभी तक नहीं चुकाया, इसकी वजह से ये गाड़ी अभी भी उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ही है। मतलब जिसने तुम्हें लोन दिया है, चाहे वो कोई बैंक हो सकता है, कुछ और हो सकता है, तो जिसने तुम्हें लोन दिया उसी का है। वो अब इस गाड़ी को लेकर गया, इस गाड़ी को ऑक्शन या नीलामी कर दी, गाड़ी भी गई, इज्जत भी गया, पैसा भी गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये चीज तुम्हारे साथ भी हो सकता है। एक बात समझो कि कुछ तो वजह होगा कि मैं जो हमेशा प्रैक्टिकलिटी की बात करता हूं अपने चैनल पर, वो पिछले 5 साल से पैसे इकट्ठा कर रहा है। मेरी तो फाइनेंशियल हालत बुरा नहीं है, मैं अगर चाहूं तो होंडा सिटी भी खरीद सकता हूँ, इतने पैसे हैं मेरे घर वालों के पास, पर मेरे खुद के पास नहीं है। ऑनेस्टली मैंने इतने पैसे नहीं इकट्ठा किया कि मैं होंडा सिटी खरीद सकता हूँ। मैंने जितने पैसे इकट्ठा किया है वो मैं पिछले 5 सालों से इकट्ठा कर रहा हूं। मैं तो चाहता तो लोन पर भी खरीद सकता था, पर मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे इस लोन की सच्चाई पता है, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास इस लोन की सच्चाई नहीं पता हुआ, तो कल जब तुम इस लोन को नहीं चुका पाओगे, जब तुम्हारे बाद तुम्हारी फैमिली को भी बेइज्जत किया जाएगा, तब कोई नहीं आएगा। ये जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं ना, जो लोग तुम्हें कह रहे हैं कि एफडी पर अपना पैसा डाल दो और लोन पर गाड़ी लो, ये लोग नहीं आएंगे तुम्हारे पास। तुम्हारे अपने तक नहीं आएंगे, तुम्हारे रिश्तेदार तक नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा। सब मजे लेने के लिए खड़े रहेंगे। तो समझो इस बात को कि कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, आज 5 5 साल तुम इंतजार कर रहे हो इस गाड़ी को लेने के लिए, 10 साल इंतजार कर रहे हो, 5 साल और इंतजार करो और इकट्ठा हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि इसके बिना तुम मर रहे हो। और दूसरी बात, अगर तुम्हें ईएमआई लेना ही है, ठीक है, तो ईएमआई को एक बात हमेशा याद रखो, ईएमआई को तुम तब लो, यानी जो तुम लोन लेने के बारे में सोच रहे हो, जहां पर तुम्हें उस पैसों को रिकवरी करने का वजह हो। मान लो कि तुम एक जमीन खरीद रहे हो, तो तुम एक लैंड का टुकड़ा खरीद रहे हो, तुम ये इसे तुम लोन पे लो। क्यों? क्योंकि जब तुम लोन पे लोगे तो बैंक खुद आकर इसे मॉनिटर करेगा।
वो अपनी तरफ से इंस्पेक्शन करेंगे। जब वो इंस्पेक्शन करेंगे उन्हें पता चलेगा कि हाँ, इस लैंड का जो ओनर है वो सिंगल ओनर है, इनके आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं है और ये बंदा जमीन को बेच सकता है। तो जब ये जमीन को बेच सकता है तो तुम खरीद सकते हो। पर अगर ऐसा है कि इस जमीन के 3-4 मालिक हैं और ये अकेला जमीन को बेच नहीं सकता, तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो एक को पैसे दे दिया। तब लोन सही होता है। तो जमीन के मामले पर डेफिनेटली लोन सही होगा। कुछ क्षेत्र पर घर के मामले में भी लोन सही होता है। लेकिन कभी भी गाड़ी जैसी चीज जिसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होता जाएगा, उसे कभी भी लोन पर नहीं खरीदना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम इंतजार करो, कुछ और इंतजार करो, कुछ पल और चलाओ, तब खरीदो। क्योंकि गाड़ी लाखों की होती है और तुम इसे बेचकर भी ये पैसा वापस नहीं ला पाओगे, साथ साथ इज्जत भी जाएगी। तो समझो इस बात को। और आखिर में मैं इतना कहूंगा कि ये जो ईएमआई है, इसका नाम वक्त के साथ साथ बदलता है। ये जब संस्कृत का जमाना था तब ये अंश भुगतान कहलाता था। जब मुगल सुल्तान आए तो ये कहने लगा किस्ते। फिर जब अंग्रेज आए तो इंस्टॉलमेंट्स, और अब ये ईएमआई कहलाता है। लेकिन ये है ही वो H2O ही, मतलब ये जल से पानी बना, पानी से वाटर बना, पर है ये H2O। इसके चरित्र में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो अगर बिजनेस की पर्पज से ले रहे हो, जहां पर तुम पैसे को रिकवर कर सकते हो, जहां पर ईएमआई सही है, ठीक है, तब ये तुम्हारे लिए काम करेगा। लेकिन जब पर्सनल चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, पर्सनल कोई भी चीज जिसे फ्यूचर में अगर तुम बेचोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो कर्ज अपने सर पर मत लो। जिंदगी बहुत बहुत कीमती होती है जब तुम फ्रीली घूम सकते हो, जब तुम्हें किसी को जवाब नहीं देनी पड़ेगी, और जब तुम्हारे पास अपना आत्मसम्मान बचा रहेगा। तो अपने आप को, अपने आत्मसम्मान को बचाकर चलो और ईएमआई से पर्सनल गाड़ी को दूर रखो।